क्लास की शुरुआत करते हैं त्रिपदी वंदना के साथ। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज की क्लास का टॉपिक सेशन है हमारा नर्वस सिस्टम। इसको हमें आज सिखाने के लिए गाइड करने के लिए आ रहे हैं, सूरत से हमारे साथ हैं डॉक्टर माया जी। डॉक्टर माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लेवल 2 ऑनलाइन क्लासेस में। तो लेवल 2 ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हुए सभी प्रशिक्षक को मेरा जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा। वैसे हम सब जानते ही है कि हमारा शरीर कैसे बना है। वैसे बहुत सारे केमिकल्स मिलकर सेल बनता है। सेल्स मिलकर टिश्यूज बनता है। एक मिनट माया जी, एक मिनट प्लीज सभी लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए, काफी डिस्टरबेंस आ रहा है। प्लीज सब लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए। अब माया जी आप स्टार्ट करिए, बहुत आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ, तो हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर कैसे बना है कि भाई बहुत सारे केमिकल्स मिलकर सेल बनता है। सेल्स मिलकर टिश्यू निर्माण होता है। टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनता है और ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनते हैं। और ये सिस्टम्स मिलकर हमारी बॉडी को बनाते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र है और इस सारे तंत्र में दो तंत्र मुख्य है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि ये हमारे शरीर का नियमन और नियंत्रण करते हैं। श्वेता जी प्लीज स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कीजिए। तो ये हमारे शरीर के शरीर के जो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट तंत्र है, हमारे शरीर का नियमन और नियंत्रण करते हैं। क्योंकि ये दो तंत्र हमारे शरीर का नियमन नियंत्रण प्रतिकूल परिस्थिति में ही भी ज्यादा करते हैं। जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है, जैसे कि हमारे पीछे कुत्ता दौड़ता है, तो जैसे ही हमारे पीछे कोई कुत्ता दौड़ता है तो हमें भागना पड़ेगा और भागने के लिए हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। प्लीज सब हाँ, तो भागने के लिए हमारे शरीर के ऑर्गन्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जैसे हृदय 75 प्रति मिनट पे जो धड़कता है उसको 100 मिनट प्रति धड़कना पड़ेगा। रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और लेकिन क्योंकि एनर्जी मिलेगी। लेकिन इन सब अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बनने पर ही हम भाग सकते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य हमारे शरीर में ये दो तंत्र बनाते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम इसमें से नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे, लेकिन इसके पहले हम एक बात समझ ले, स्नायु अर्थात नर्व्स एंड मांसपेशी यानी मसल्स, ये अच्छी तरह जान लीजिए। नर्व्स को स्नायु कहते हैं हिंदी में और मसल्स को मांसपेशियां कहते हैं। अब मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे विवेकशील प्राणी माना गया है, क्योंकि इसका तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम सबसे अधिक विकसित है। आप फोटो में देख सकते हैं कि मनुष्य का ब्रेन अन्य प्राणियों के ब्रेन की तुलना में कद में बड़ा है।
तो इस नर्वस सिस्टम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सूक्ष्मतम इकाई है, उसे न्यूरॉन कहते हैं। अब आप हर सेल के भीतर देखेंगे तो कोशिका द्रव यानी एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं, और इसके अंदर एक गोलाकार रचना है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस मिलकर न्यूरॉन की सेल बॉडी बनाते हैं। अब इस सेल बॉडी पर से पतले पतले बाल जैसे बहुत सारे धागे जैसे तंतु निकलते हैं और उसे डेंड्राइटिस या पार्श्व तंतु कहते हैं। लेकिन इसमें से एक बड़ा सा तंतु भी, डंडा जैसा तंतु भी निकलता है और उसे एक्सॉन, अक्ष तंतु कहते हैं। अब एक्सॉन के एंड पे, अंतिम छोर पे पतले पतले ब्रश जैसी रचना है, झाड़ू जैसी रचना है, उसे एंड ब्रश या एक्सॉन एंडिंग भी कहते हैं या नर्व एंडिंग भी कहते हैं। तो इस एंड ब्रश के अंतिम छोर पे एक थैलीनुमा आकृति है जिसे सिनेप्टिक बल्ब कहते हैं। श्वेता जी प्लीज। हाँ, तो इसमें जो एंड ब्रश पे छोटे छोटे तंतुओं के ऊपर अंतिम छोर पे जो एक थैलीनुमा आकृति है उसे सिनेप्टिक बल्ब कहते हैं, और इस सिनेप्टिक बल्ब में बहुत सारा केमिकल्स भरा होता है, उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर है। हर एक मैसेज के लिए अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब ये पूरा सेल देखा जाए तो ग्रे कलर का होता है, लेकिन जो एक्सॉन है, जो बड़ा सा डंडा जैसा तंतु है, उस पर एक श्वेत रंग का आवरण चढ़ा होता है जिसे माइलिन शीट कहते हैं, और ये माइलिन शीट व्हाइट कलर की है, और इसीलिए हमेशा न्यूरॉन की सेल बॉडी ग्रे कलर की दिखती है और न्यूरॉन का एक्सॉन व्हाइट कलर का दिखता है। तो जहां भी आपको नर्वस सिस्टम में जहां जहां ग्रे कलर दिखेगा तो वहां वहां न्यूरॉन की सेल बॉडी है, और जहां जहां व्हाइट कलर है वहां न्यूरॉन के एक्सॉन है। इतना याद रखिएगा। मैं न्यूरॉन के बारे में एक दो और बातें बताना चाहती हूँ कि न्यूरॉन एक में से दो, दो में से चार विभाजित कभी नहीं होता। एक बार अगर न्यूरॉन नष्ट या डैमेज हो गया तो हमेशा के लिए नष्ट या डैमेज हो गया। उस न्यूरॉन की जगह दूसरा न्यूरॉन स्थान नहीं ले सकता, दूसरा न्यूरॉन नहीं बनता, और इसीलिए हमें लेशिया ध्यान में हम न्यूरॉन के विकसित होने की हम भावना करते हैं। दूसरा कि न्यूरॉन, रहने दीजिए श्वेता जी, रहने दीजिए। दूसरा कि न्यूरॉन ऐसा है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल है। चाहे मांसपेशी का सेल ले लो, चाहे अस्थि का, बोन का सेल ले लो, चाहे ब्लड सेल ले लो, कोई भी सेल की तुलना में न्यूरॉन सबसे बड़ा सेल है। क्योंकि कभी कभी ऐसा है कि न्यूरॉन की सेल बॉडी हमारे हाथ में है और उसका एक्सॉन स्पाइनल कॉर्ड तक आता है, यानी कि न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है बहुत बहुत लंबा होता है, और इसीलिए न्यूरॉन हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल होता है। अब हम नर्वस सिस्टम का कार्य अगर हम मोटा मोटा देखें तो भाई मैसेज को ग्रहण करना, विश्लेषण करना और वापस संदेश भेजना, અને इस क्रिया को संपादित करने के लिए न्यूरॉन्स कैसे मैसेज रिसीव करता है और आगे भेजता है, उस क्रिया को हम थोड़ा सा सिंपल शब्दों में देखते हैं। तो न्यूरॉन्स की जो डेंड्राइटिस होते हैं, वही स्लाइड श्वेता जी ब्लू वाली, तो ये न्यूरॉन की जो डेंड्राइटिस होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, वो मैसेज को रिसीव करते हैं। डेंड्राइट से मैसेज सेल बॉडी में जाता है। ये मैसेज इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में होता है। फिर सेल बॉडी से ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आगे एक्सॉन में जाता है। एक्सॉन में इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में मैसेज ट्रैवल करते करते सिनेप्टिक बल्ब में पहुंचता है। ठीक है, अब सिनेप्टिक बल्ब में न्यूरोट्रांसमीटर भरे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल
न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर उड़ेल देता है, फेंक देता है, और इस न्यूरोट्रांसमीटर को अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स कैच कर लेते हैं, यानी कि ये जो सिग्नल अगले न्यूरॉन के को मिल जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी स्लाइड में भी यही बताया गया है कि दो न्यूरॉन के बीच में मैसेज को कैसे लिया जाता है। इसके बाद की नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, वही चीज बताई गई है इसमें बस। तो ये दो न्यूरॉन है ना, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, एक दूसरे को टच नहीं करते, उनके बीच जगह रहती है और जिसे साइनेप्स कहते हैं। तो साइनेप्स दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है, स्मॉल गैप है। अब जब तक सिग्नल रूपी जो मैसेज न्यूरॉन के अंदर होगा तब तक वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में हैगा, और जब वो सिग्नल मैसेज सिनेप्स में पहुंचेगा तब वो केमिकल सिग्नल के रूप में होगा। एंड जैसे ही वापस केमिकल डेंड्राइट्स पे लग जाएगा, जैसे ही डेंड्राइट्स ने रिसीव कर लिया तो फिर से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल बन जाता है। तो आप ये फिगर में भी देख सकते हैं कि न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक सिग्नल है और साइनेप्स में केमिकल सिग्नल है। अब देखिए, शरीर के किसी भाग में हमें कांटा चुभा तो नेक्स्ट हाँ, आप ये इसमें देख सकते हैं कि एक बड़ा सा न्यूरॉन बताया है और एक छोटे छोटे डेंड्राइट्स पे लाइट जैसा दिखाया है। ये जो लाइट्स है वो डेंड्राइट्स आगे के न्यूरॉन के पास से मैसेज ग्रहण कर रहे हैं, और एक बड़ा सा डंडा जैसा हमारी तरफ आ रहा है तंतु, वो इस न्यूरॉन का एक्सॉन है। नेक्स्ट, अब शरीर के किसी भाग में अगर कांटा चुभा तो वो न्यूरॉन के द्वारा मैसेज इसी तरह ब्रेन तक पहुंचेगा। ब्रेन इस मैसेज का एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा, और ब्रेन एक और मैसेज तैयार करेगा जिसे कमांड कहेंगे, और वो भी न्यूरॉन के द्वारा वापस उसी अंग में भेजा जाएगा कि भाई हाथ पैर हटा लो। अब इस क्रिया में जो न्यूरॉन शरीर के अंगों से प्राप्त उद्दीपन यानी कि मैसेज को ब्रेन यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाते हैं उसे सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं, और जो न्यूरॉन्स मैसेज को ब्रेन से शरीर के अन्य अंग तक ले आते हैं उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। कार्य के हिसाब से न्यूरॉन दो प्रकार के बताए, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। अब हमारे ब्रेन का भी मोटा मोटा देखा जाए तो ब्रेन में मुख्यतः तीन प्रकार के एरिया है, एक सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया। सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा मैसेज सेंसरी एरिया में आता है। सेंसरी एरिया मैसेज को एसोसिएशन एरिया में भेजेगा, वहां एनालाइज होगा और एक डिसीजन लिया जाएगा। फिर वो डिसीजन को मोटर एरिया में, ब्रेन के मोटर एरिया में भेजा जाता है, और फिर मोटर एरिया के द्वारा वहां से मोटर न्यूरॉन शरीर के अंग में मैसेज ले जाते हैं। ये सिंपल सा ब्रेन का हमने काम देखा। अब हम नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को देखेंगे। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके मुख्य दो भाग में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस यानी कि परिधीय नाड़ी तंत्र। अब जो बॉडी की सेंटर में है वो सीएनएस है, और जो बॉडी की पेरिफेरी में है, बॉडी की साइड में है, वो पीएनएस है। तो आज हम पहले पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की पहले बात करेंगे। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है येलो कलर का दिखाया गया है, और जो पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। हमने अभी जैसे पहले बताया कि जैसे ही कांटा चुभा
वो सेंसेशन ब्रेन में गया, ब्रेन ने एनालिसिस किया कि भाई हार्ट हटाओ, ये डिसीजन वापस कमांड को भेजा। तो ये जो सेंसेशन को अंग से ब्रेन तक ले जाने का और ब्रेन से कमांड को वापस अंग तक लाने का जो कार्य है वो पीएनएस यानी कि हमारी परिधीय नाड़ी तंत्र का है। पीएनएस संवेदना को ले जाने का और आदेश को, संदेश को, कमांड को वापस लाने का कार्य करते हैं। तो पीएनएस ब्रिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सीएनएस एंड ब्रिंग्स बैक मोटर कमांड। ठीक है, अब हम पीएनएस के दो भाग है। एक तो पीएनएस में दो प्रकार के न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अब हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिया है उनके द्वारा जो संवेदनाएं ब्रेन को पहुंचती है, जैसे कि देखना, साइट, स्वाद यानी टेस्ट, स्मेल यानी गंध, ऑडिटरी सुनना, स्पर्श जैसे गरम, ठंडा, खुरदुरा, लीसा, प्रेशर, पेन वगैरह जो सेंसेशन है वो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है। अब हम मोटर न्यूरॉन को देखें तो मोटर न्यूरॉन ब्रेन से संदेशा अंग तक लाने का कार्य करते हैं और ये मोटर न्यूरॉन दो प्रकार के हैं। तो इसमें पहला है वॉलेंटरी ऐच्छिक न्यूरॉन जो ऐच्छिक मांसपेशियों में जाता है, अर्थात हमारी इच्छा अनुसार काम करने वाली जो मांसपेशियां हैं उसमें जाता है, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां। ये जो हमारे शरीर जो हड्डियों का पूरा ढांचा है हमारे शरीर में उसे अस्थि पंजर या स्केलेटन या कंकाल कहते हैं और उनके साथ जुड़ी हुई जो मांसपेशियां है वो हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। यानी कंकाल तंत्र के साथ हमारे स्केलेटन के साथ जो भी मसल्स जुड़े हैं वो हमारी इच्छा अनुसार काम करते हैं। तो ये वॉलेंटरी न्यूरॉन स्केलेटन मसल्स में, कंकाल या मांसपेशी में जाते हैं। तो वॉलेंटियर न्यूरॉन से बने सिस्टम को वॉलेंटियर नर्वस सिस्टम या सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। श्वेता जी वही स्लाइड रहने दीजिए। अब तो वॉलेंटियर नर्वस सिस्टम या उसे सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब हम मोटर न्यूरॉन का जो दूसरा प्रकार है इनवॉलेंटरी मोटर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स हमारी अनैच्छिक मांसपेशियों में जाता है, अर्थात जो मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार नहीं अपितु अपने तरीकों से काम करती है, जैसे कि हृदय की मांसपेशियां। ये मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती, वो हृदय को अपनी इच्छा अनुसार ही गतिमान रखती है। हमारे पाचन तंत्र की मांसपेशियां, जैसे ही हमारे भीतर खाना गया कि हमारे अन्ननली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत की मांसपेशियां काम पे लग जाती है। इन मांसपेशियों को हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आज हमने अच्छी फेवरेट खाई है तो थोड़ी देर के बाद पचा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही खाना पाचन तंत्र में गया और पचाने का काम शुरू, तो वैसे ही किडनी, लीवर, हमारे शरीर की सारी ग्रंथियां वगैरह वगैरह, ये जो सॉफ्ट ऑर्गन है, ये ऑर्गन बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये सॉफ्ट ऑर्गन अनैच्छिक मांसपेशियों से बना है और इस अनैच्छिक मांसपेशियों में जाने वाले न्यूरॉन्स अनैच्छिक न्यूरॉन्स इनवॉलेंटरी न्यूरॉन्स है और इनवॉलेंटरी न्यूरॉन से बने तंत्र को इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो हमने क्या देखा, वॉलेंटरी मोटर न्यूरॉन स्केलेटन मसल्स में जाता है। नेक्स्ट, वॉलेंटरी मोटर न्यूरॉन स्केलेटन मसल्स में जाता है और इनवॉलेंटरी मोटर न्यूरॉन्स सॉफ्ट ऑर्गन्स और ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि, फेफड़े, लीवर, लंग्स आदि सॉफ्ट ऑर्गन्स में जाता है। अब हम एएनएस यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट देखेंगे। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब ये दोनों पार्ट में जो
नॉर्मल है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अर्थात तुम्हें सिंपैथी यानी कि सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम नॉर्मल कंडीशन में हो। ये ईट एंड डाइजेस्ट एक्टिविटी करता है और इसीलिए हम आराम से खाते हैं, आराम से पचाते, डाइजेस्ट करते हैं, रेस्ट करते हैं। अभी आप सब लोग मेरा जो लेक्चर अभी सुन रहे हैं, उस वक्त आपके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। तो अभी आप जब शांति से आराम से सुन रहे हैं, उस वक्त आपके इंटरनल ऑर्गन पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑर्डर जा रहे हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। अब आप आराम से सुन रहे हैं और अचानक आपको लगे कि घर में कोई घुस आया, तो आप एकदम से डर जाओगे। ये डर का माहौल एएनएस का दूसरा भाग को एक्टिव कर देता है, यानी जिन्हें हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेटेड नहीं है। जब आप डरोगे, परेशान होंगे, किसी से लड़ाई होने वाली है, खतरे का माहौल है, तब ये सिंपैथेटिक एक्टिव होगा और इसीलिए उसे बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। और एक बात, आपको सिंपैथी, सहानुभूति की कब चाहिए? तभी चाहिए ना कि जब आप पर मुसीबत आई हो, तभी तो आपको सिंपैथी चाहिए, सहानुभूति चाहिए ना। तो मुसीबत के समय में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा और नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें आप देख सकते हैं कि मुसीबत के समय में सिंपैथेटिक एक्टिव होगा और नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सिंपैथेटिक जब एक्टिव होता है तो हमारे शरीर के कुछ ऑर्गन को ज्यादा काम करना पड़ता है, जैसे हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है और कुछ ऑर्गन की एक्टिवनेस कम हो जाती है, जैसे कि पाचन तंत्र की चर्चा और स्त्राव कम हो जाते हैं, यानी कि हमारे पाचन तंत्र की पेरिस्टालसिस मूवमेंट और सिक्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, और जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है तो शरीर में पुनः नॉर्मल शांति का वातावरण स्थापित होता है, अर्थात जिस ऑर्गन्स की एक्टिवनेस नॉर्मल से ज्यादा है उसको कम करके नॉर्मल बनाया जाता है, जैसे हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट को कम करके नॉर्मल पे रखा जाता है। और जिस ऑर्गन की एक्टिवनेस कम है उसको बढ़ाकर नॉर्मल किया जाता है, जैसे पाचन तंत्र की चर्चा और स्त्राव कम है उसको बढ़ाकर नॉर्मल किया जाता है। अब इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि लेवल 2 पे सबको पता ही है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के एक्टिवेशन में क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ये पीएनएस के जो हमने वर्गीकरण देखा वो हमने कार्य दृष्टि के हिसाब से वर्गीकरण देखा। अब हम पीएनएस का उत्पत्ति स्थान के हिसाब से वर्गीकरण देखेंगे। तो पीएनएस कौन बनाता है? तो पीएनएस में 12 जोड़ कापालिक तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स है और 31 जोड़ मेरु तंत्रिकाएं यानी कि स्पाइनल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलती है और वो 12 जोड़ में है, अर्थात ब्रेन के राइट साइड से 12 और ब्रेन के लेफ्ट साइड से 12, यानी दोनों साइड से 12-12 है। और इस क्रेनियल नर्व को रोमन अक्षरों से डिनोट किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा रोमन अक्षरों से डिनोट किया जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड में से 31 जोड़ स्पाइनल नर्व निकलती है। 31 जोड़ अर्थात स्पाइनल कॉर्ड के राइट साइड से 31 और स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट साइड से 31 नर्व निकलती है, यानी दोनों साइड से 31 नर्व निकलती है। तो हमारा जो पीएनएस है, जो मोटर न्यूरॉन है, वो कैसे बनता है? 12 जोड़ क्रेनियल नर्व यानी कि टोटल 24 क्रेनियल नर्व
और 31 जोड़ स्पाइनल नर्व्स, यानी कि 62 टोटल 62 स्पाइनल नर्व। और ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स को मिला दे तो 86 नर्व्स होती है। आप समझ लीजिए कि एक क्लास में 86 स्टूडेंट्स है। सब स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ाई करते हैं, यानी सब के सब नर्व्स वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के रूप में काम करती है। ये सभी की सभी सब क्रेनियल नर्व्स और सब स्पाइनल नर्व्स हमारी वॉलेंटियर नर्वस सिस्टम के रूप में काम करती है। यानी कि क्लास के 86 बच्चे सारे स्टूडेंट्स वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के रूप में यानी पढ़ाई का काम करते हैं। अब क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होशियार होते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, जैसे कि मॉनिटर के रूप में काम करते हैं या क्लास में कुछ डायग्राम बनाकर नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं या थॉट ऑफ द डे लिखते हैं। यानी कि क्लास में होशियार स्टूडेंट्स, जो जितने भी होशियार स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। ये स्टूडेंट्स पढ़ाई तो करते हैं लेकिन साथ में एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो ये जो हमारी सारी क्रेनियल नर्व यानी सारी स्पाइनल नर्व्स है, उसमें से कुछ नर्व्स वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के साथ साथ इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम का भी काम करते हैं। तो जो नर्व्स इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम है का काम करते हैं, वो हमारे होशियार बच्चे जैसी है। तो वो होशियार बच्चे या इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के रूप में काम करने वाली नर्व्स कौन सी है? तो वो है क्रेनियल नर्व्स नंबर 3, 7, 9 and 10। cranial nerves number 3, 7, 9 and 10। और स्पाइनल नर्व्स में देखा जाए तो T1 to T12 यानी T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी T नर्व्स L1 and L2 और S2, S3 और S4। तो ये नर्व्स हमारी वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के रूप में भी काम करती है और एक्स्ट्रा काम के रूप में इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के रूप में भी काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप देख सकते हैं कि भाई हमने बताया कि ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र यानी वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के रूप में यानी सोमेटिक नर्वस सिस्टम के रूप में ऑल क्रेनियल्स एंड स्पाइनल नर्व्स काम करती है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के रूप में जो बाकी की थोड़ी सी है वो करती है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन बनाता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन बनाता है। तो हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ब्रेन में से निकलने वाली जो 4 क्रेनियल नर्व्स है, 3rd नंबर की ऑक्यूलोमोटर, 7th नंबर की फेशियल, 9th नंबर की ग्लॉसोफेरेंजियल और 10th नंबर की वेगस नर्व, ये पैरासिम्पैथेटिक बनाती है। और साथ में स्पाइनल कॉर्ड के सेक्टरल रीजन में से निकलने वाली S2, S3 और S4, ये 3 नर्व पैरासिम्पैथेटिक बनाती है। यानी कि टोटल 4 + 3 यानी ये 7 जोड़ नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाने वाली नर्व्स ब्रेन में से, क्रेनियम में से और स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन में से निकलती है। इसीलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाने वाली नर्व्स को क्रेनियोसैक्रल भी कहा जाता है। अब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन बनाता है वो देखें। रहने दीजिए, वही स्लाइड रहने दीजिए। अब स्पाइनल कॉर्ड के थोरासिक रीजन में से निकलने वाली T1 to T12 यानी सभी थोरासिक नर्व्स और लंबर रीजन में से निकलने वाली L1 और L2, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती है। लेकिन देख लीजिए, एक भी क्रेनियल नर्व सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में नहीं है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक भी क्रेनियल नर्व नहीं है, केवल स्पाइनल नर्व्स ही है। तो सिंपैथेटिक नर्व्स थोरासिक रीजन में से और लंबर रीजन में से निकलती है, इसलिए उसे थोरेको लंबर भी
कहा जाता है। तो हमने क्या देखा, सिंपैथेटिक की 14 जोड़ है जो थोरैकोलम्बर रीजन में से निकलती है, और पैरासिम्पैथेटिक की 7 जोड़ है वो क्रेनियो सैक्रल रीजन में से निकलती है। नेक्स्ट, अब हम अंतर यात्रा में हम रीढ़ की हड्डी के भीतर अंतर यात्रा करते हैं। सुषुम्ना में स्पाइनल कॉर्ड के निचले छोर से ब्रेन में ज्ञान केंद्र तक करते हैं अंतर यात्रा। और हमने अभी ही देखा कि सिंपैथेटिक नर्व थोरासिस और लंबर रीजन में से 14 जोड़ के रूप में निकलती है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ब्रेन और सैक्रम में से 7 जोड़ के रूप में निकलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अंतर यात्रा का जो स्टार्टिंग पॉइंट शक्ति केंद्र और अंतिम बिंदु ज्ञान केंद्र के पास से हमारी पैरासिम्पैथेटिक का उद्गम स्थल है। फिर से, अंतर यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट शक्ति केंद्र और अंतिम बिंदु ज्ञान केंद्र के पास हमारी पैरासिम्पैथेटिक का उद्गम स्थल है। और अंतर यात्रा के जो बीच का रास्ता है, जो थोरैकोलम्बर रीजन है, वहां से सिंपैथेटिक का उद्गम स्थल है। तो जब हम अंतर यात्रा करते हैं तब हम बॉटम पे शक्ति केंद्र पे कंसंट्रेट करते हैं, फिर वहां से एनर्जी को ऊर्ध्वागमन करके ज्ञान केंद्र ब्रेन में लाते हैं। तो एनर्जी का मेन सेंटर बॉटम पे है या टॉप पे है, शक्ति केंद्र में है या ज्ञान केंद्र में है, और यही 2 जगह से पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स निकलती है। और बीच में जो आना जाना हमारे अंतर यात्रा में आना जाना रहता है, वहां से सिंपैथेटिक नर्व्स निकलती है। तो अंतर यात्रा में ऊर्जा ब्रेन को ज्ञान केंद्र को मिलेगी, तो वहां से जो 4 नाड़ियां पैरासिम्पैथेटिक है, तो ये 4 पैरासिम्पैथेटिक नाड़ियां एनर्जेटिक होगी, शक्तिशाली होगी, और जब ये नाड़ियां शक्तिशाली होगी तो पैरासिम्पैथेटिक का प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, अब अंतर यात्रा में जब हम बॉटम पे शक्ति केंद्र पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो शक्ति केंद्र की एनर्जी एक्टिव होगी, और हमने अभी देखा कि S2, S3 और S4 से बॉटम से पैरासिम्पैथेटिक नाड़ियां निकलती है, तो ये शक्ति केंद्र की एनर्जी नीचे की पैरासिम्पैथेटिक को मिलेगी। नीचे का पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा शक्तिशाली होगा, और जब वो ज्यादा शक्तिशाली होगा तो पैरासिम्पैथेटिक का प्रभाव बढ़ेगा। और इस तरह जब ऊपर और नीचे दोनों पैरासिम्पैथेटिक का प्रभाव बढ़ेगा तो सिंपैथेटिक का प्रभाव घटेगा। फिर से, जब ऊपर और नीचे दोनों पैरासिम्पैथेटिक का प्रभाव बढ़ेगा तो बीच में जो सिंपैथेटिक नाड़ियां है उनका प्रभाव घटेगा। यानी एक बात और, अंतर यात्रा के रास्ते में हम सिंपैथेटिक नाड़ियां आती है, इसलिए उसे भी एनर्जी तो मिलेगी, पर पार्टली एनर्जी मिलेगी, कम एनर्जी मिलेगी, और ये टॉप और बॉटम को मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। अर्थात अंतर यात्रा में सिंपैथेटिक को पार्टली एनर्जी मिलेगी, जबकि पैरासिम्पैथेटिक को मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। और परीक्षा ध्यान का उद्देश्य भी तो यही है कि हमें पैरासिम्पैथेटिक का प्रभाव बढ़ाना है, सिंपैथेटिक का प्रभाव कम करके दोनों में संतुलन स्थापित करना है। तो जिनको ज्यादा क्रोध आता है, आवेग आते हैं, तो उन लोगों को अपनी पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव करना चाहिए, और ये हम अंतर यात्रा से भी कर सकते हैं। अंतर यात्रा का प्रयोग कठिन है, पर सिंपैथेटिक पर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है, और इससे हमारा सिंपैथेटिक पर कंट्रोल होगा, आवेग पे कंट्रोल होगा, हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगे और अंतर यात्रा से अंतर्मुखता बढ़ेगी। लेकिन एक बात यहाँ याद रखिए कि सिंपैथेटिक भी महत्वपूर्ण है।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रकृति ने, कुदरत ने हमें अपनी सुरक्षा के लिए दिया है। ये तो हमारा प्रतिकूल परिस्थिति का साहसपूर्ण सामना करने का साधन है। और इस दृष्टिकोण से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अच्छा है, पर हम उसका यूज की जगह मिसयूज ज्यादा करते हैं। जैसे आजकल हम मोबाइल का यूज की जगह मिसयूज ज्यादा करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बार बार क्रोध करते हैं, हम अपने भीतर को तनाव से भर देते हैं और इस तरह हम अपने सिंपैथेटिक को एक्टिव बनाए रखते हैं और इस तरह हम सिंपैथेटिक का मिसयूज करते हैं। लेकिन हम अंतर यात्रा के द्वारा हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा, उसका सिंपैथेटिक पर नियंत्रण हो बनेगा और हमारा जीवन बदल जाएगा। जैसे ट्रेन में सुरक्षा के लिए चेन पुलिंग की व्यवस्था होती है, वैसे ही हमारे शरीर की जीवन की सुरक्षा के लिए सिंपैथेटिक की व्यवस्था है। लेकिन जब हम ट्रेन में बार बार चेन पुलिंग करेंगे तो क्या होगा? ट्रेन बार बार रुकेगी, निर्धारित समय पे अपने निश्चित स्थान पे नहीं पहुंचेगी और हमारी ट्रेन की यात्रा बिगड़ जाएगी। तो वैसे ही जब हम बार बार सिंपैथेटिक को एक्टिव करेंगे, बार बार सिंपैथेटिक की चेन पुलिंग करेंगे तो हमारी एनर्जी का व्यय होगा, हमारे अंगों को ज्यादा काम करेगा, वो थक जाएंगे, वो बीमार हो जाएंगे और हमारी जीवन यात्रा बिगड़ जाएगी। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे देखेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो दो पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एक कैविटी में है, अस्थि गुहा में बंद है। इस कैविटी को खोपड़ी, स्कल, क्रेनियम कहते हैं और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड जो अस्थि के अंदर बंद है उसे मेरुदंड या उसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अब इस ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हाँ, तो अब हमारे ब्रेन जो है, ब्रेन और क्रेनियम के फोल्ड वाली स्लाइड, सॉरी एक आध स्लाइड मिस हो गई लगती है। चलो ठीक है, आगे जाने दो। ठीक है बराबर है। अब हमारे ब्रेन और क्रेनियम के बीच 3 लेयर, उसे मेनिंजेस कहते हैं, पायामेटर, एरेक्नॉइड और ड्यूरामेटर। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। अब ब्रेन के 3 भाग है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसमें से हम पहले सेरिब्रम के बारे में जानेंगे। तो सेरिब्रम के ऊपर बहुत सारे फोल्ड है, यानी कि उसमें दरारें हैं और उभार है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो दरारें है उसको सल्कस कहते हैं, फिशर कहते हैं और जो उभार है उसे गाइरस कहते हैं। अब सेरिब्रम में न्यूरॉन्स बहुत होते हैं और उनको रखने के लिए जगह कम होती है, इसीलिए ये फोल्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ ये न्यूरॉन को रखने के लिए फोल्ड बताया गया है, गाइरस और गायरी और सल्की दिखाई गई है। नेक्स्ट स्लाइड। अब सेरिब्रम का बाहर का भाग ग्रे मैटर का है, अंदर का भाग व्हाइट कलर का है और आगे हमने बताया था कि जहां ग्रे कलर है वहां न्यूरॉन की सेल बॉडी है, जहां व्हाइट कलर है वहां न्यूरॉन के एक्सॉन है। नेक्स्ट। अब सेरिब्रम के 2 हाफ है और प्रत्येक हाफ में 4 लोब्स है, यानी कि पूरे सेरिब्रम में 8 लोब्स है। ठीक है। अब इसमें पहले पश्च कपालखंड जो ऑरेंज या रेड कलर का दिखता है वो हमारी देख, फिर हमारा दूसरा है शंख खंड
ग्रीन कलर का है टेम्पोरल लोब, जो सुनने की क्रिया से संबंधित है। फिर आएगा पार्श्व कपाल खंड येलो कलर का, पैराइटल लोब जो हमारे स्पर्श बोध के लिए ठंडा, गरम, खुरदुरा आदि स्पर्श बोध के साथ संबंधित है। और ब्लू कलर का है वो अग्रखंड है, ललाट खंड है, फ्रंटल लोब है। अब हमारे ब्रेन के जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो हमारे फ्रंटल लोब से होते हैं। जैसे कि अगर मैं सोचने बैठ जाऊं कि परियों के बारे में, राक्षस के बारे में, यानी कि जिसको मैंने कभी देखा नहीं है, जो कभी है भी नहीं, उसकी मैं इमेजिनेशन करती हूँ, कल्पना करती हूँ। मैं परी के बारे में सोचने बैठ जाऊं और लेकिन मैंने परी देखी नहीं, लेकिन मुझे जो इंफॉर्मेशन टीवी द्वारा मिली है, मेरी खुद की जो कल्पनाएं है, उसके द्वारा मैं परी के बारे में इमेजिनेशन करती हूँ। तो ये कहाँ से इमेजिनेशन कहाँ से आया? ये हमारे फ्रंटल लोब में से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये भी हो गया। नेक्स्ट। हाँ, तो फ्रंटल लोब में से ये इमेजिनेशन आया। अब हम क्लास में जब बच्चे मैथमेटिक के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो कुछ बच्चे अच्छी तरह मैथमेटिक के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा कम अच्छी तरह सॉल्व करते हैं। इनमें प्रैक्टिस का तो फर्क है, लेकिन ब्रेन जो फंक्शन, ये फ्रंटल लोब के फंक्शन का भी फर्क है। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और हम लोग भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है हमारे में, ये भी कहाँ से आई? ये भी फ्रंटल लोब में ही है। पर्सनालिटी को देखें तो कुछ लोग बहुत शाय होते हैं। अगर हम बात करने भी जाए तो हाँ ना में कहकर हमसे अलग होना चाहते हैं, बात को जल्दी से निपटा देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उससे बात ना करने जाए तो भी वो बेंच पर चढ़ कर चिल्ला कर अपनी बातें बताते हैं। तो ये पर्सनालिटी का सेंटर भी हमारे फ्रंटल लोब में ही है। तो ये इमेजिनेशन, पर्सनालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, ये सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हमारे फ्रंटल लोब में है। और फ्रंटल लोब में भी, फ्रंटल लोब का जो आगे का भाग है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वहां ये सब चीजें है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है हमारा बहुत सारी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करता है और डिसीजन मेकिंग करता है। अगर किसी ने किसी को अपशब्द कह दिए तो अब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो क्या करेगा? वो सोचेगा या इसने अपशब्द तो कहे हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। अगर किसी लंबे चौड़े आदमी ने अगर अपशब्द कहे हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या डिसीजन लेगा? अरे चलो छोड़ो, जाने दो, इनका मुंह खराब होगा, हमें क्या करना है। लेकिन अगर किसी छोटे से आदमी ने हमें अपशब्द कहे हैं तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन लेगा कि भैया इसने मुझे अपशब्द कहे हैं, उसे तो एक थप्पड़ लगनी ही चाहिए। तो ये डिसीजन का कार्य हमारा फ्रंटल लोब करता है। ठीक है। अब ब्रेन के दूसरे भागों के कार्य को देखने से पहले हम थोड़ी ब्रेन की रचना समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड जहां से एंटर होता है क्रेनियम में, खोपड़ी में, स्कल में, जहां से एंटर होता है, उस जो बड़ा सा होल है, लार्ज होल है, बड़ा सा छिद्र है, उसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं। या यूं कहे, नेक्स्ट स्लाइड, या यूं कहे कि फोरामेन मैग्नम के नीचे वाले भाग को हम स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे और फोरामेन ऊपर वाले भाग को हम मेड्यूला कहेंगे, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। समझ लीजिए कि हमारा स्कल, हमारा खोपड़ी एक मटका है और इस मटके के अंदर हमारा ब्रेन है। अब ये मटके का जो कंठ है वो फोरामेन मैग्नम है। तो मटके से बाहर जो दिखता है वो स्पाइनल कॉर्ड है
और मटके के अंदर जो है वो मेड्यूला है, वो थोड़ा पिरामिड आकार का है, उसे मेड्यूला या मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। नेक्स्ट, अब मेड्यूला के ऊपर एक बॉक्स जैसी रचना है, इसे पॉन्स कहते हैं। यानी नीचे पिरामिड आकार का मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है, उसके ऊपर एक बॉक्स जैसी रचना है, उसे पॉन्स कहते हैं। तथा पॉन्स के पीछे एक गोलाकार रचना है जिसे लघु मस्तिष्क, सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट, तो हमारे जो मेड्यूला के ऊपर पॉन्स है और पॉन्स के ऊपर वापस एक बॉक्स जैसी रचना है, उसे मिड ब्रेन कहते हैं। तो समझ लो, ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स और मिड ब्रेन एक डंडी की समान है, एक फूल की डंडी की समान है। इट्स लाइक अ स्टेम, और इस डंडी के ऊपर सेरिब्रम रूपी फूल खिला है, हमारा सेरिब्रम है। ठीक है, तो अब मिड ब्रेन के, अब नेक्स्ट स्लाइड, अब मिड ब्रेन के ऊपर यानी कि मेड्यूला के ऊपर पॉन्स, पॉन्स के ऊपर मिड ब्रेन और मिड ब्रेन के ऊपर एक पानी की टंकी है, और इस टैंक को थर्ड वेंट्रिकल या थर्ड नीलय कहते हैं। तो और ये पानी की टंकी पानी से भरी है, इसके अंदर जो फ्लूइड है उसे CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब इस पानी की टंकी का आकार आप देखेंगे तो वो 4 व्हीलर मोटर जैसा है। तो इस पानी की टंकी के दोनों साइड पे थैलेमस है, यानी कि कार के दोनों साइड जो दरवाजे होते हैं वैसे ही इस टंकी के, इस टैंक के दोनों साइड थैलेमस है। इस टंकी के पीछे एक नॉब जैसी रचना है, वो पीनियल ग्लैंड है, और इस टंकी के आगे एक गोलाकार शेप में, यू शेप में एक रचना है, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस वो 4 व्हीलर के आगे, जैसे कार बम्पर गार्ड होता है ना कार के आगे, बस वैसा ही हाइपोथैलेमस होता है। तो ये हमारी सिंपल सी ब्रेन की रचना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप अच्छी तरह आगे की बातें समझ पाएंगे। तो हमारे नीचे स्पाइनल कॉर्ड में से जो भी मैसेज आते हैं वो इस डंडी के थ्रू, यानी मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन के थ्रू उसको पार करके थैलेमस में पहुंचते हैं। तो इस डंडी में मैसेज का जो रूट है, जो रास्ता है, जो एक्सॉन से, बंडल ऑफ एक्सॉन से बना है, उसे ट्रैक कहते हैं। अब हम थोड़ा लिम्बिक सिस्टम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। लिम्बिक सिस्टम यानी कि हमारा इमोशनल ब्रेन, और इसके अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिपोकैम्पस का समावेश होता है। तो इसमें हम पहले थैलेमस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नेक्स्ट, हाँ, तो स्पाइनल नर्व्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन बॉडी में से लेकर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ऊपर ब्रेन में भेजती है। तो ये सब जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड में से जो भी मैसेज आते हैं वो इस डंडी को, ब्रेन स्टेम, डंडी यानी ब्रेन स्टेम, इस ब्रेन स्टेम को पार करके थैलेमस में पहुंचते हैं। अब थैलेमस में इंफॉर्मेशन यानी मैसेज रुक जाएगा। अब थैलेमस डिसाइड करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन सेरिब्रम के कौन से भाग में, कौन से लोब में जाएगी। जैसे टच वाला इंफॉर्मेशन होगा तो वो पैराइटल लोब में भेजेंगे, आईज वाला इंफॉर्मेशन होगा तो ऑक्सीपिटल लोब में भेजेगा। बट लेकिन एक्सेप्ट स्मेल, यानी कि स्मेल का जो इंफॉर्मेशन है वो थैलेमस में गए बिना डायरेक्ट स्मेल सेंटर में जाता है, यानी कि स्मेल के सिवा के सारे इंफॉर्मेशन थैलेमस में जाएगा। अब ये इंफॉर्मेशन थैलेमस में से सेरिब्रम के विविध लोब में जाएगा, वहां एनालिसिस होगा, फिर जो एक्शन करना है वो डिसाइड होगा, फिर वापस उस एक्शन का कमांड भी सेरिब्रम न्यूरॉन के थ्रू थैलेमस में ही देगा, और फिर वो इंफॉर्मेशन थैलेमस में से
ब्रेन स्टेम के द्वारा शरीर में जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पीएनएस में से जो भी सेंसरी नर्वस सिस्टम के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आई, जो भी नीचे से इंफॉर्मेशन आई, वो थैलेमस में जाएगी और फिर थैलेमस सेरिब्रम के विविध लोब में भेजेगा और वापस सेरिब्रम के द्वारा जो भी कमांड आएगा वो पहले थैलेमस में आएगा और फिर वो ब्रेन स्टेम में नीचे जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट थैलेमस इज आवर रिले स्टेशन। ठीक है, ये थैलेमस का काम है। नेक्स्ट हम हाइपोथैलेमस के बारे में जानेंगे। ये जो ग्रीन कलर का भाग दिखता है फोटो में वो हमारा हाइपोथैलेमस है और हम जानते ही है कि हाइपोथैलेमस थैलेमस से आगे और नीचे है। अब हाइपोथैलेमस में ऐसे न्यूरॉन्स है जो हार्मोन रिलीज करता है। नेक्स्ट स्लाइड। वास्तव में न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, रिलीज करते हैं, पर यहाँ वो न्यूरॉन हार्मोन को रिलीज करते हैं एंड दे आर रिलीजिंग हार्मोन और वो डायरेक्ट ब्लड में चले जाते हैं और इसकी कार्य तो हमने देखा ही है आगे। तो हाइपोथैलेमस का सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं वो ही रहने दीजिए। तो हाइपोथैलेमस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो ग्रंथि तंत्र और नाड़ी तंत्र को जोड़ता है। इसके अतिरिक्त हम देखें कि वो हमारे शरीर का तापमान का बनाए रखता है, यानी थर्मोस्टेट ऑफ योर बॉडी। ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री है वो रेगुलेट करता है। अब वो कैसे, वो देखते हैं नेक्स्ट। तो हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन छोड़ता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच छोड़ती है। टीएसएच थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड T3 T4 बनाते हैं। तो ये जो T3 T4 है वो हमारे शरीर का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और इस तरह हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जब हम ठंडे प्रदेश में चले जाते हैं या वातावरण में बहुत ठंडी होती है तो क्या होता है, हमें कंपकपी आती है, हमारी पूरी बॉडी ध्रुजती है, कंपती है, टिटरिंग होता है, दांतों में इनवॉलेंटरी क्लिंचिंग होता है। क्यों? क्योंकि जो ये इनवॉलेंटरी मसल्स मूवमेंट है इससे हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है। इसीलिए ठंडे वातावरण में या ठंडी ऋतु में कंपकपी के द्वारा हाइपोथैलेमस हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस में भूख का भी सेंटर है, सैटाइटी सेंटर भी है। जैसे हमारे पेट में जो हंगर पैंग्स लगते हैं, यानी जब हमें भूख लगती है उस वक्त हमारे पेट में एक अलग सा सेंसेशन होता है, वो भी हाइपोथैलेमस के कारण है। और आप ज्यादा भी ना खा लो, इसके लिए भी एक सैटिस्फैक्टरी सेंटर है। ऐसा ना हो कि भाई आज मेरा फेवरेट खाना बना है तो पेट भर के खा लिया, नहीं, ये सैटिस्फैक्टरी सेंटर हमें कहता है भैया बहुत हो गया, बस करो। और तो ये सैटिस्फैक्टरी सेंटर भूख लगने का सेंटर है थैलेमस में। थैलेमस हमारा इमोशन को भी कंट्रोल करता है, जैसे प्लेजर, फियर एक्सेट्रा। ये हमारे स्लीपिंग और अवेकनिंग साइकिल यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को भी कंट्रोल करता है। तो इन शॉर्ट देखा था जाए तो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के तापमान, भूख, प्रजनन, नींद, वजन, प्यास, बॉडी क्लॉक, वाटर बैलेंस, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर आदि को बैलेंस करता है। नेक्स्ट हम एमिगडाला के बारे में जानेंगे। तो इट्स अ सेंटर फॉर रेज एंड फियर्स। तो एमिगडाला के न्यूरॉन्स को जब इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन मिलता है तब वो न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और तब हम एग्रेशन के साथ, आक्रामकता के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। और एग्रेशन में आकर हम व्यक्ति मारपीट करता है, हमारे भीतर जो भी गुस्सा, रेज होता है वो तुरंत ही बाहर निकलता है। तो एमिगडाला के एक्टिवेट होने के बाद हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते, हम पागल से हो जाते हैं,
जैसे मोहब्बत में, भूख में, प्यास में, अरे गुस्से में व्यक्ति का अपना कंट्रोल नहीं रहता, भूख में भी वो चोरी चपाटी करने लग जाता है। या ये हिस्सा जो है ब्रेन का, यूं कहे कि हमें इंसान बनने से रोकता है। तो एमिगडाला को स्टिम्युलेट होने पर एग्रेसिव बिहेवियर प्रोड्यूस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिमाग का ये हिस्सा हमारा ही दुश्मन है, और इस एमिगडाला को अगर रिमूव कर दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए तो एग्रेशन की फीलिंग ही नहीं रहेगी। तो एमिगडाला को कंट्रोल करना चाहिए और उसकी जो एनर्जी है उसको अच्छे काम में चलाइज करनी चाहिए। कैसे? प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। नेक्स्ट हम हिप्पोकैम्पस के बारे में जानेंगे। तो इट कन्वर्ट्स हम शॉर्ट टर्म मेमोरीज इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, अर्थात हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में परिवर्तित करता है। अगर किसी का हिप्पोकैम्पस नष्ट हो गया है या निकाल दिया गया है तो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। जैसे व्यक्ति बुक का फर्स्ट पेज पढ़ता है लेकिन उसकी अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं होगी तो वो व्यक्ति वापस बुक का फर्स्ट पेज ही पढ़ेगा और ये बार बार फर्स्ट पेज ही पढ़ता रहेगा। गजनी पिक्चर में भी हम देखते में भी यही होता है ना कि गजनी 10 मिनट में अपना वो सब कुछ भूल जाता था, तो शायद उसका भी हिप्पोकैम्पस ही कुछ डैमेज हो गया होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हिप्पोकैम्पस पार्टली डैमेज होता है, तो न्यू मेमोरी स्टोर नहीं होगी, नई मेमोरी बिल्डअप होना बंद हो जाएगी, पर हमारी जो पास्ट मेमोरी है जो है वो याद आ सकती है। पास्ट मेमोरी रिलेटेड जो पर्सन है उससे रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन जो रिसेंट है वो प्रॉपर याद नहीं रहता। ये अल्जाइमर, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये इन सब का संबंध भी हिप्पोकैम्पस से है और इन सब बीमारियों में हिप्पोकैम्पस की साइज कम हो जाती है, हिप्पोकैम्पस सिकुड़ जाता है। तो अल्जाइमर जैसे रोग के डायग्नोसिस करते वक्त भी हिप्पोकैम्पस की साइज को भी ध्यान में लिया जाता है। नेक्स्ट हम हाइंड ब्रेन के बारे में देखेंगे, पश्चिम मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। तो इसमें है सुषुम्ना शीर्ष, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो सुषुम्ना का फोरामेन मैग्नम से ऊपर का जो भाग है, थोड़ा सा फूला हुआ भाग है, वो पिरामिड शेप का है, वो सुषुम्ना शीर्ष है और उसमें जीवन चलाने के लिए आवश्यक केंद्र है, जैसे कि श्वसन केंद्र यानी कि रेस्पिरेटरी केंद्र सेंटर। तो हम प्रेक्षा ध्यान में दीर्घ श्वास प्रेक्षा के द्वारा इसी सेंटर का सेटिंग हम बदलते हैं। 1 मिनट में श्वास की संख्या हम धीरे धीरे कम करके इसी का सेटिंग हम बदलते हैं। दूसरा है हृदय केंद्र यानी कार्डियक सेंटर, ये हमारे हार्ट की गति के लिए इम्पोर्टेंट है। वाजोमोटर सेंटर यानी हमारे शरीर में जो ब्लड की रक्त वाहिनियां है, ब्लड वेसल से उसको फैलाता है, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायलेट करता है और इस तरह हमारे बीपी को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। फिर प्रतिवर्ती क्रियाओं का सेंटर है, प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, स्वॉलोइंग वगैरह। जैसे ही नाक में कुछ जाता है तो हमें तुरंत स्नीजिंग होता है, तो ये सेंटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक इंपॉर्टेंट बात, तो ये जो मेड्यूला है ऊपर से सारे एक्सॉन यहाँ से पास होकर नीचे जाते हैं, यानी ऊपर से जो भी एक्सॉन आते हैं वो पहले पॉन्स में आएंगे, फिर मेड्यूला में आएंगे और फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। तो जब मेड्यूला में एक्सॉन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट, हाँ, तो जब मेड्यूला में एक्सॉन लेफ्ट साइड आते हैं उसमें से 90% एक्सॉन राइट साइड चले जाते हैं और राइट साइड आने वाले एक्सॉन में से 90% एक्सॉन लेफ्ट साइड चले जाते हैं। मतलब कि ब्रेन का लेफ्ट पार्ट जो सिग्नल दे रहा है वो राइट साइड बॉडी में जा रहा है।
और राइट साइड ब्रेन जो सिग्नल देगा वो लेफ्ट साइड बॉडी में जाएगा। अर्थात राइट साइड ब्रेन लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड ब्रेन राइट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है। और जहां मेड्यूला में ये जो एक्सॉन रास्ता क्रॉस करते हैं उसे डिकसेशन ऑफ पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो ये मेड्यूला का सुषुम्ना शीर्ष के बारे में जाना। नेक्स्ट हम पॉन्स के बारे में जानेंगे। पॉन्स यानी सेतु, और उसके मुख्य दो काम है। तो ये सेरिब्रम और सेरिबेलम के दोनों के बीच में सिग्नल को भेजता रहता है, दोनों के बीच में सिग्नल भेजता है। और दूसरा कि ये पॉन्स में भी ब्रीदिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेंटर है। नेक्स्ट हम सेरिबेलम के बारे में यानी कि लघु मस्तिष्क अनुमस्तिष्क के बारे में बात करेंगे। ये जो है वो हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल है। ये सेरिबेलम क्या करता है कि आईज, फिर ईयर्स और स्किन में स्थित रिसेप्टर के द्वारा, जो भी रिसेप्टर के द्वारा बॉडी किस पोजीशन में है वो सेरिबेलम को पता चल जाता है कि भाई बॉडी बैठी हुई है, बॉडी खड़ी है, बॉडी टेढ़ी है, किस पोजीशन में है बॉडी। वो आईज, फिर स्किन, ईयर्स के स्थित रिसेप्टर के द्वारा उसे पता चलता है। अर्थात बॉडी की पोजीशन का प्रत्येक सेकंड का मैप सेरिबेलम में बन जाता है। और फिर जब कोई भी कार्य करना होता है जैसे कि चलना, दौड़ना, डांस करना आदि के वक्त ये सेरिबेलम बॉडी की पोजीशन का मैप सेरिब्रम को भेजता है और फिर उस मैप के अनुसार सेरिब्रम मोटर न्यूरॉन को कमांड देता है, जिसके कारण हम बिना गिरे हम चलते हैं, दौड़ते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब अगर सेरिबेलम में लघु मस्तिष्क में किसी कारणवशात अगर वो डैमेज हो जाता है तो वो शरीर की पोजीशन का मैप प्रॉपर नहीं बना पाएगा और उसका कार्य है वो मैप को सेरिब्रम में भेजने का। तो अगर वो मैप बराबर नहीं बनाएगा तो रॉन्ग मैप सेरिब्रम में जाएगा। रॉन्ग मैप जाने के कारण सेरिब्रम जो भी आदेश देगा वो भी रॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है और हम गिर जाते हैं। तो ये हुआ सेरिब्रम के बारे में। नेक्स्ट हम एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि RAS के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन स्टेम में बहुत सारे एक्सॉन ऊपर भी जा रहे हैं, बहुत सारे एक्सॉन, यस बराबर, एक्सॉन नीचे भी आ रहे हैं। तो हमारे जो नीचे से जो ऊपर जो एक्सॉन ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं ब्रेन स्टेम में, वो इंफॉर्मेशन को ऊपर भेजते हैं सेरिब्रम में, और जो एक्सॉन ऊपर से नीचे आते हैं वो आदेश को, कमांड को लेकर नीचे आते हैं और अंगों में जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे आंख, नाक, कान, स्किन के द्वारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ब्रेन स्टेम में जाती है। अब जैसे कि हम मेले में गए हैं या शॉपिंग मॉल में है तो हमारे आंख, नाक, कान के द्वारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ब्रेन स्टेम में है। तो हमारा स्टेम क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन को ऊपर नहीं जाने देगा, उसमें से सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन ही ऊपर जाने देगा, यानी कि इंफॉर्मेशन का फिल्टरेशन करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन का सिलेक्शन, फिल्टरेशन जो करता है उस सिस्टम को, वो सिस्टम हमारे ब्रेन स्टेम में है और उस सिस्टम को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि RAS कहते हैं। ठीक है, ये RAS जो इंफॉर्मेशन का फिल्टरेशन करता है वो एक, समझ लीजिए कि क्लब बाउंसर की तरह है। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये क्लब बाउंसर की तरह है।
क्लब बाउंसर क्या करता है? क्लब में जो क्लब बाउंसर एक क्लब की बाहर बैठा हुआ हट्टा गट्टा वॉचमैन जैसा आदमी है, वो सिलेक्टेड पर्सन को ही क्लब में जाने देता है, सबको नहीं जाने देता। वैसे ही हमारा RAS सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन को ही ऊपर जाने देता है। ये ब्रेन स्टेम में जो RAS है वो सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन को ही ऊपर जाने देता है, सभी इंफॉर्मेशन को जाने नहीं देता। ओके, थैंक्स श्वेता जी। अब हम सब ब्रेन, हमने देखा कि सबका ब्रेन अलग अलग चीजों को अटेंशन देता है। क्यों? तो चलिए हम एक एग्जांपल के द्वारा समझें। अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को एक शॉपिंग मॉल में ले जाती हूँ और फिर वहां छोड़ देती हूँ, तो वहां हर बंदा अलग अलग चीज उठाएगा। क्यों? एक जो लड़की है वो क्या कहेगी, वाह कितना अच्छा ज़ारा का शोरूम है, मैं एक ड्रेस खरीद लूं। एक लड़का क्या सोचेगा, अरे इस मॉल में तो उसके वो बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड है वो लड़का, तो क्या सोचेगा, अरे यार यहाँ तो एक छोले भटूरे का या वड़ा पाव का स्टॉल खोला होता तो बहुत मजा आती। एक दूसरा बंदा है, वो आते जाते खूबसूरत लड़कियों को ही देख रहा है। यानी कहने का मतलब है ये है कि सभी बंदे के पास इंफॉर्मेशन जा रही है, दुकान सेम है, लड़कियां वही है, एनवायरमेंट से ही सेम है, सराउंडिंग सेम है, फिर भी दर एक बंदे के दिमाग भी अलग अलग इंफॉर्मेशन जा रही है। एक बंदी के दिमाग में ड्रेस की इंफॉर्मेशन जा रही है तो दूसरे के दिमाग में बिजनेस की, छोले भटूरे की स्टॉल की इंफॉर्मेशन जाए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बंदों ने, जो व्यक्ति ने अपने दिमाग को बताया हुआ है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए उनके ब्रेन स्टेम में जो RAS है वो जो उनके ब्रेन को इंपॉर्टेंट लगता है वही इंफॉर्मेशन को ऊपर जाने देता है। अगर वो लड़के के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है तो वो बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऊपर जाने देता है। यानी कि हर एक व्यक्ति ने अपने ब्रेन को बताया हुआ है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन RAS ऊपर जाने देता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें अपने ब्रेन को बताना होगा। यानी कि आपका जो भी गोल है वो आपको अपने ब्रेन को बताना पड़ेगा। उस गोल के प्रति आपके RAS को सेंसिटाइज करना होगा। सेंसिटाइज करना है, इसका मतलब क्या है कि आपके गोल के प्रति आपके RAS को सचेत करना है, सुग्राही करना है, संवेदनशील बनाना है। और RAS को, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किसी को मकान चाहिए, पैसा चाहिए, किसी को लेवल 2 अच्छी तरह पास करना है, तो आपको अपने दिमाग को ये बताना होगा और आपके RAS को आपके इस गोल के प्रति सेंसिटाइज करना होगा। अब सेंसिटाइज करना यानी क्या, कैसे सेंसिटाइज करें? तो सेंसिटाइज करने के लिए 3 प्रश्नों का जवाब आंसर देना है, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई। पहला प्रश्न है व्हाट, आपको क्या चाहिए? आपको जो भी चाहिए उसको आपको क्लियर विजुअलाइजेशन करना है, यानी आपको कल्पना शक्ति से देखना है। जैसे कि अगर आपको मकान चाहिए तो आपको देखना है कि मकान कहाँ होगा, कितना बड़ा होगा, मकान का कलर क्या होगा, एंट्रेंस कैसा होगा, वगैरह वगैरह। आपको ये सब चीज क्लियर विजुअलाइजेशन करना है, तब आपका व्हाट कंप्लीट होता है। और जैसे ही आपका व्हाट अधिक क्लियर, अधिक बेहतरीन, अधिक कलरफुल होगा तो तुरंत आपके ब्रेन स्टेम में जो RAS है वो मकान संबंधी इंफॉर्मेशन को ऊपर जाने देगा। अब हम जानते हैं कि, और ये इंफॉर्मेशन लिम्बिक हाइपोथैलेमस थ्रू सेरिब्रम में जाएगी। RAS के द्वारा लिम्बिक हाइपोथैलेमस और फिर वहां से सेरिब्रम में जाती है। और हम जानते हैं कि हमारे स्थूल शरीर में हमारा हाइपोथैलेमस अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड माना जाता है। और
ये जो RAS है वो एक प्रकार की शक्ति है, मेडिकल सच्चाई है। और तो जब हम RAS को सेंसिटाइज करते हैं वो तुरंत ही हमारे गोल संबंधी इंफॉर्मेशन हमारे हाइपोथैलेमस अवचेतन मन को देना शुरू कर देता है। तो हमारा RAS हमारे अवचेतन के थ्रू यूनिवर्सल फोर्स के वाइब्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न है व्हेन। हमें अपना गोल के बारे में टाइम लिमिट देना होगा, कब तक चाहिए, ताकि हमारे ब्रेन को पता चले कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हमारा विजुअलाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है लेकिन हम टाइम फैक्टर को ही भूल जाते हैं। तो हमारा माइंड हमारे गोल को अनिश्चित बना देता है। यानी कि व्हाट के बाद व्हेन का भी आंसर देना है। और तीसरा आंसर है व्हाई, हमें क्यों चाहिए। यानी कि हमने जो गोल बनाया है वो गोल प्राप्त होने पर हमें जो बेनिफिट्स होंगे उसका हमें क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। जैसे कि मकान मिल गया, तो मकान मिल जाने पर हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, वो बेनिफिट्स को हमें कल्पना शक्ति के द्वारा देखना है और तब हमारा वाई कंप्लीट होगा। यानी वाई में हमें गोल कंप्लीट होने पर जो बेनिफिट्स होने वाले हैं उसको हमें कल्पना शक्ति से देखना है। और जब हम ये तीनों क्वेश्चन के आंसर व्हाट, व्हेन और व्हाई तीनों के जब हम आंसर देते हैं तब हमारा RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सेंसिटाइज हो जाता है। मान लो कि किसी को मोटर चाहिए, अच्छी सी वैसी मोटर चाहिए और उस व्यक्ति ने तीनों के तीनों आंसर भी दे दिए, व्हेन, व्हाई, और उसका RAS भी सेंसिटाइज भी हो गया। अब क्या होगा? अब वो व्यक्ति जब भी बाहर जाएगा उसके आसपास से जो मोटर पास होगी वो ज्यादा उसको नोटिस करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी वो बाहर जाता है उसके RAS उसके मोटर के गोल प्रति सेंसिटाइज है, इसलिए उसका RAS बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से मोटर के संबंधी, 4 व्हीलर के संबंधी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऊपर जाने देगा। और इसीलिए जब व्यक्ति बाहर जाता है, आसपास कार पास होती है, वो ज्यादा नोटिस करता है। पहले भी जाता था लेकिन ज्यादा नोटिस नहीं करता था। अब RAS सेंसिटाइज हो गया इसलिए ज्यादा नोटिस करता है। उसकी कार के बारे में जानकारी बढ़ती है और एक दिन वो मोटर खरीद लेता है। तो प्रेक्षा ध्यान की भाषा में हम देखें तो हम प्रेक्षा ध्यान में अनुप्रेक्षा और भावना में क्या करते हैं? यही तो करते हैं, हम बार बार चीज को दोहराकर हम अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं, मैं अभय हूँ, अभय अभय अभय। यानी हम प्रेक्षा ध्यान में, हम अनुप्रेक्षा में हम सकारात्मक निर्देशों का प्रतिपादन करते हैं और हम RAS के थ्रू अवचेतन मन तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। वही तो करते हैं। और जो हम अनुचिंतन करते हैं कि अभय से शक्तियों का विकास होता है, ये हमारे थर्ड क्वेश्चन वाई का तो आंसर है। अनुचिंतन हमारे थर्ड क्वेश्चन वाई का आंसर है। उसमें हम वही तो विजुअलाइज करते हैं, कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रेक्षा ध्यान में हम भौतिक चीज वस्तुएं यानी रोटी कपड़ा मकान का प्रतिपादन नहीं करते, क्योंकि ये चीजें हमें कर्म बांधती है। और प्रेक्षा ध्यान का जो विज्ञान है वो विज्ञान हम कर्म बंधन से मुक्त कराने वाला है, हमें कर्म बंधन से बचाता है, हमें बहिर्मुख से अंतर्मुखी बनाने वाला है, हमें असीम आनंद देने वाला विज्ञान है। ये हमारे आध्यात्म निर्माण का विज्ञान है। तो फिर हम भौतिक निर्माण के लिए क्यों उसका उपयोग करें? और इसीलिए हम प्रेक्षा ध्यान में, अनुप्रेक्षा में हम भौतिक चीज वस्तुओं का प्रतिपादन नहीं करते। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अपनी बहुत सारी बुक में रेटिकुलर फॉर्मेशन का उल्लेख किया है और ये उन्होंने जो रेटिकुलर फॉर्मेशन बताया है वो ही हमारा RAS है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम।
टाइम बहुत हो रहा है, एक टॉपिक में छोड़ रही हूँ, थोड़ा भावावेश के बारे में बता देती हूँ। भावावेश यानी क्या? भावावेश यानी कि भावों का आवेश, भावों की अत्याधिकता। और जब भावावेश आता है तो व्यक्ति अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने के लिए बाध्य हो जाता है, यानी अपनी क्षमता से ज्यादा काम करता है। जैसे कोई व्यक्ति को चलने में भी तकलीफ है और उस व्यक्ति के पीछे अगर कुत्ता भागता है तो वो व्यक्ति दौड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जब कुत्ता इसके पीछे भागता है तो उसके अंदर भय का ऐसा भावावेश आता है कि जो उसे दौड़ने के लिए मजबूर कर देता है। तो जब भी हमारे भीतर भावावेश आते हैं तब हमारे ब्रेन के कुछ भाग जैसे सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस आदि अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। इनमें जो न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन के अंदर जो विद्युत तरंग है उसके लय और ताल में परिवर्तन आता है, नकारात्मक परिवर्तन। और न्यूरोट्रांसमीटर में भी नकारात्मक परिवर्तन आते हैं। लेकिन जब हम प्रेक्षा ध्यान का रेगुलर अभ्यास करते हैं और प्रॉपर मेथड से रेगुलर अभ्यास करते हैं, तब हमारे इस जो भावावेश में जो भाग अति सक्रिय होते हैं उसी भाग के न्यूरॉन, हमारे पूरे नाड़ी तंत्र के न्यूरॉन के अंदर जो विद्युत धारा है, विद्युत तरंग है, उसके लय ताल में सकारात्मक परिवर्तन आता है। विद्युत धारा और उसके संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में शुद्धता आती है। हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके भी गुणवत्ता और मात्रा में शुद्धता आती है। और जब हमारे नाड़ी तंत्र के न्यूरॉन्स के और न्यूरोट्रांसमीटर के विद्युत तरंग और केमिकल में परिवर्तन आएगा तो ये भावावेश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी, वो कम हो जाएगी, उसकी बार बार आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आता है कि हमारा सूक्ष्म शरीर में से आने वाले भावावेश को हमारा नाड़ी तंत्र स्थान ही नहीं देगा। और नाड़ी तंत्र स्थान नहीं देगा तब नाड़ी तंत्र से होने वाली सारी प्रक्रिया राग द्वेष से रहित होगी। और यही तो हमारा प्रेक्षा ध्यान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। ओम अरहम माया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता आपके प्रति, आभार। आपने इतने सुंदर शब्दों में इतनी सरलता से पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और किस प्रकार आपने प्रेक्षा ध्यान से साइंस को जोड़ के जो आपने बताया है, एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छा। आई थिंक कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग एक दो बार इसकी रिकॉर्डिंग और देखकर अपनी तैयारी या नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो लोग फाइनली मार्च में एग्ज़ाम दे रहे हैं लाडनू में, जिनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनकी कॉन्टैक्ट क्लासेस शुरू हो गई हैं। अगर किसी का नाम बाई मिस्टेक हमसे छूट गया है और कॉन्टैक्ट क्लास के ग्रुप में उनका नाम ऐड नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप अप्रोच कीजिए, मैसेज दे दीजिए तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। जो लोग जा रहे हैं वही नाम दे। हाँ, जो लोग जा रहे हैं, जिन्होंने फाइनल मतलब एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो फाइनलाइज हो गए हैं, वही लोग। ठीक है रेनू जी, फिर आज क्लास एंड करें। हाँ। हम सब गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे और क्लास का समापन करेंगे। सभी के हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े हुए। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। ओम अरहम। थैंक यू सो मच।